न्यूटन्स थर्ड लॉ जुड़ा हुआ है एक लॉ से, वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं। अगला वीडियो जो आपको मिलेगा वो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल से मिलेगा, ठीक है। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ एक बार हम लोग रिवाइज कर ले रहे हैं। वो क्या था? न्यूटन्स थर्ड लॉ ये था दैट एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, है ना। ओके, यानी अगर एक बॉडी दूसरी बॉडी पर कुछ फोर्स अप्लाई करती है तो उतना ही फोर्स दूसरी बॉडी भी पहली बॉडी पर अप्लाई करती है, ठीक है। यहाँ पर थर्ड लॉ और सेकंड लॉ दोनों हमें मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो हम समझ लेते हैं कि न्यूटन्स लॉ से हम कैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कहाँ से ये अटैच्ड है, कैसे जुड़ा है, चलिए इसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन मीन्स, कंजर्व मीन्स कांस्टेंट, नो चेंज, यानी यहाँ पर मोमेंटम में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। मीन्स मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट ओवर द टाइम, यानी पूरे ही समय जब भी हमारे ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे से टकरा रहे हैं, ठीक है, या वो अलग हो रहे हैं, जैसे भी हो रहा है, मोमेंटम जो है वो कंजर्व्ड है, कांस्टेंट है, ठीक है। ओके, नाउ तो अब यहाँ पर हम शुरू करते हैं कि लॉ जो हमारा है वो क्या कहता है। द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स अनचेंज्ड और कंजर्व्ड प्रोवाइडेड नो अदर एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन द सिस्टम। ये तो है हमारा लॉ कि टोटल मोमेंटम, यानी उस सिस्टम का टोटल मोमेंटम जो है वो क्या होगा, उस सिस्टम का टोटल मोमेंटम अनचेंज रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा, यानी कांस्टेंट रहेगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। प्रोवाइडेड नो अदर एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन द सिस्टम, लेकिन क्या ध्यान रखना है कि उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे, मतलब जो हमारा सिस्टम होगा वो आइसोलेटेड होगा। यानी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का जो ये लॉ है वो किसके लिए एप्लीकेबल है? आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या होता है? ऐसा सिस्टम जिस पे बाहर का कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है, ठीक है। आइसोलेटेड सिस्टम मीन्स इट इज अ सिस्टम दैट इज नॉट एक्टेड अपॉन बाय एनी एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। यानी कोई भी अनबैलेंस्ड फोर्स यहाँ पर एक्शन में, एक्टिव में नहीं है। क्लियर? यानी अब अगर एक्सटर्नल फोर्स हमारा ज़ीरो है तो क्या होगा? मोमेंटम भी कांस्टेंट रहेगा, है ना। एक्सटर्नल फोर्स कोई भी अप्लाई नहीं हो रहा है तो मोमेंटम भी क्या होगा? कांस्टेंट होगा, ठीक है। अच्छा, अब सिस्टम अपने आप में ही, हमने जो एक सिस्टम लिया वो सिस्टम अपने आप में ही अंदर मोमेंटम लेगा या देगा, वो उसके अंदर की बात है। पर बाहर से ना ही कोई मोमेंटम अंदर सिस्टम में आएगा, ना ही अंदर सिस्टम से वो बाहर जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स जो है वो क्या है? वो ज़ीरो है। कोई भी एक्सटर्नल फोर्स तो अप्लाई हो ही नहीं रहा है ना। तो जब एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो है तो हमारा सेकेंड लॉ क्या कहता है? अगर एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो है तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? तब भी होगा जब उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगे, और अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो चेंज इन मोमेंटम होगा ही नहीं, यानी कि चेंज इन मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। चलो, तो अब इसे हम इस थ्योरी को समझ लेते हैं, ठीक है। हमने मान लिया कि यहाँ पे दो बॉल्स हैं, ए और बी। एक का मास ma है, एक का मास mb है। यह हम बात करें बिफोर कोलिजन, यानी कोलिजन से पहले की। कोलिजन से पहले बॉल ए की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो ua है और बॉल बी की इनिशियल वेलोसिटी वो ub है। यानी ये दोनों जो हैं एक दूसरे से की तरफ मूव कर, इन दोनों की अपनी वेलोसिटी ua और ub से मूव कर रहे हैं। ua की वेलोसिटी तेज़ है, ub की थोड़ी सी कम है, तभी तो ये बॉल ए बॉल बी बॉल से कोलाइड करेगी, है ना। दोनों ही एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तब जब इसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, इसकी कम होगी, तभी तो ये जल्दी से जा करके कोलाइड करेगी, ठीक है। तो दोनों ही बॉल्स जो हैं ट्रैवल कर रहे हैं अलोंग अ स्ट्रेट लाइन एंड इन द सेम डायरेक्शन, यानी एक ही तरफ मूव कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन में, और एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, अब कोलिजन होता है। ड्यूरिंग द कोलिजन कुछ सेकेंड्स के लिए ये दोनों एक दूसरे से टकराते हैं। अब जब ये दोनों एक दूसरे से टकरा रहे हैं तो बॉल ए एफ बी पे फोर्स कुछ एक्सर्ट करेगी, बॉल बी जो है वो ए पर फोर्स एक्सर्ट करेगी। माना जो बॉल ए फोर्स एक्सर्ट कर रही है बी पे वो एफ ए है, और बी जो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है बॉल ए पे वो एफ बी है कोलिजन के दौरान। और आफ्टर कोलिजन इनमें फिर से मूवमेंट हो जाता है, ये किसी भी लाइन पे किसी भी तरह मूव कर जाते हैं ये दोनों ही बॉडीज, है ना। तो ये बॉडी क्या होगी? वी ए वेलोसिटी से मूव करने लगी,
बॉडी ए और बॉडी बी यानी कि बॉल बी, बॉडी मतलब यहाँ हमने बॉल ली है तो हम बॉडी उसी को कह रहे हैं, और बॉल बी जो है वो वी बी वेलोसिटी से मूव करने लगी, यानी अब इनकी फाइनल वेलोसिटीज चेंज हो गई वी ए और वी बी। तो थोड़ा सा हम आते हैं यहाँ ड्यूरिंग कोलिजन के टाइम में। कोलिजन के टाइम में ये दोनों ही बॉडीज एक दूसरे पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रही हैं, ये इस पर अप्लाई कर रही है, ये इस पर अप्लाई कर रही है। नाउ दैट इज न्यूटन्स थर्ड लॉ। ठीक है, न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग हम कहते हैं ना कि बॉडी एक दूसरे पर फोर्स लगा रहा है। ठीक है, तो पहली बॉडी ने इस पर फोर्स लगाई, ये बॉडी इस पर फोर्स लगाई, तो जब एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई किया तो क्या हुआ, स्पीड में चेंजेस आ जाएंगे। ठीक है, तो अब इसी को हम डिराइव कर लेते हैं, इसको समझ लेते हैं क्योंकि इसका डेरिवेशन एग्जाम में आता है। तो चलिए, इनिशियल वेलोसिटीज हमने मान लिया क्या है, यूए और यूबी है। बिफोर कोलिजन जो इनिशियल वेलोसिटीज हैं मेरी बॉल ए की और बॉल बी की, यूए और यूबी है। मास हम लोगों ने देख लिया है, एमए और एमबी है। कोलिजन के बाद इनकी फाइनल वेलोसिटीज चेंज हो जाती हैं एंड इट बिकम्स वीए एंड वीबी। ठीक है, तो हम यहाँ दोनों बॉल की अलग अलग बात करते हैं। ठीक है, ओके, इन द केस ऑफ बॉल ए के केस में हम देख लेते हैं, इनिशियल मोमेंटम जो होगा वो हमारा एम ए यू ए हो जाएगा। कैसे, अब यहाँ पे न्यूटन सेकेंड लॉ लग रहा है। न्यूटन सेकेंड लॉ में आपने मोमेंटम पढ़ा है ना, दैट पी इज इक्वल्स टू एम ए वी ए, है ना। यहाँ पे भी देखिए मोमेंटम क्या होता है, मास मल्टीप्लाइड बाय इट्स वेलोसिटी। तो इनिशियल मोमेंटम आपका क्या आ गया, एम ए यू ए, किसका, बॉल ए का, और फाइनल मोमेंटम क्या हो गया, वेलोसिटी चेंज हो गई इसलिए एम ए वी ए हो गया। चेंज इन मोमेंटम निकालने, चेंज इन मोमेंटम के लिए हम क्या करेंगे, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए। एम ए कॉमन ले लेते हैं, ब्रैकेट में हमारे पास बचा वी ए माइनस यू ए। ठीक है, ओके। अब सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हमारा क्या कहता है, द फोर्स अप्लाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, ठीक है, उस बॉडी पे वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। तो चलिए बॉल ए के केस में हम देख लेते हैं, एफ ए इज इक्वल्स टू एम ए वी ए माइनस यू ए अपॉन टी। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हमने यहाँ पे ले लिया, रेट मीन्स डिवाइडेड बाय टी। ठीक, तो एफ ए इज इक्वल्स टू एम ए ब्रैकेट में वी ए माइनस यू ए अपॉन टी। ये तो बात हो गई बॉल ए के केस की। ठीक है, इन केस बी की अगर हम बात करते हैं बॉल बी के बारे में, तो इनिशियल मोमेंटम हमारा क्या है, एम बी यू बी। ठीक है, और फाइनल मोमेंटम क्या है, एम बी वी बी। अब इसके लिए भी चेंज इन मोमेंटम निकाल लें, एम बी वी बी माइनस एम बी यू बी। एम बी कॉमन है, बाहर ले लिया, ब्रैकेट में हमारे पास बचा वी बी माइनस यू बी। अगेन अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, इफ द फोर्स अप्लाइड बाय द बॉल इज एफ बी। अब यहाँ पर बॉल एफ बी, बॉल बी जो है फोर्स एफ बी अप्लाई कर रही है बॉल ए पे, तो एफ बी हमारा क्या हो गया, एम बी ब्रैकेट में वी बी माइनस यू बी अपॉन टी। दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल्स टू द फोर्स अप्लाइड। ठीक है, हो गया। अब जो मेन वर्क है वो अब आता है, क्या करना है हमें। हमने बताया था आपको, थर्ड लॉ हमारा क्या कह रहा था कि दोनों बॉल्स, बॉल ए और बॉल बी, दोनों ही एक दूसरे पर क्या करते हैं, फोर्स एक्सर्ट करते हैं। तो थर्ड लॉ हमारा क्या है, दैट थर्ड लॉ हमारा क्या कहता है कि एक बॉडी दूसरी बॉडी पर क्या करती है, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स एक्सर्ट करती है। ठीक है, तो ड्यूरिंग द कोलिजन, जब कोलिजन होता है कुछ सेकंड्स के लिए, बोथ द बॉल एक्सर्ट्स इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स ऑन ईच अदर। दोनों ही बॉल्स होती है वो एक दूसरे पे इक्वल और ऑपोजिट फोर्स एक्सर्ट करती हैं। ये हमारा न्यूटन्स का थर्ड लॉ है ना, ठीक, दैट एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो अगर बॉल बी पर एफ ए फोर्स एक्सर्ट कर रही है, तो बॉल बी जो है उतना ही फोर्स बॉल ए पर एक्सर्ट करेगी, वो एफ बी के फॉर्म में, और ये क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि ऑपोजिट फोर्स है। चलिए, तो एफ ए और एफ बी हम दोनों ही निकाल चुके हैं, दोनों की वैल्यूज यहाँ पुट कर देते हैं। एम ए ब्रैकेट में लिख दिया वी ए माइनस यू ए अपॉन टी, एफ बी हमने निकाला है माइनस एम बी, माइनस तो यहाँ पे आएगा ही, एम बी वी बी माइनस यू बी अपॉन टी, टी टी कैंसिल हो गया। अब इसे आप ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए इज इक्वल्स टू माइनस एम बी वी बी। ये माइनस इस माइनस को क्या करेगा, ब्रैकेट ओपन करने पे प्लस कर देगा, एम बी यू बी। अब इनिशियल मोमेंटम्स को एक तरफ ले जाते हैं, फाइनल मोमेंटम्स को दूसरी तरफ ले आते हैं। तो एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी इज इक्वल्स टू एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी। ये क्या हो गया, ये हमारा टोटल मोमेंटम हो गया बिफोर कोलिजन, और ये हमारा हो गया टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। यही तो हमें प्रूफ करना था, है ना।
तो ड्यूरिंग एनी कोलिजन द टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज ऑलवेज इक्वल्स टू द टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। यही है आपका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये पूरा डेरिवेशन आप अपनी कॉपीज़ में कर लीजिएगा, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।